इस कहानी का टाइटल है पर घंटा राइटर। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में राइटर हजरात बड़े कमाल के हुए हैं। पर घंटा राइटर से मेरा मतलब है वो राइटर जो हो तो घंटा राइटर, लेकिन साथ में उसके पर भी निकल आए हों और वो हवाओं में उड़ रहा हो। यहाँ जो राइटर जितने ज़्यादा नखरे दिखाए उतना बड़ा और कामयाब समझा जाता है। बड़े बड़े होटलों में कमरे बुक किए जाते हैं, अंग्रेज़ी शराब का इंतज़ाम किया जाता है, कुछ तो खंडाला और महाबलेश्वर में जाकर हफ्तों और महीनों के लिए पड़ जाते हैं। तब जाकर जनाब को आइडियाज़ आते हैं जिन्हें आप सुन लें तो अपना मुंह पीट लें। हालांकि आज ज़माना काफ़ी बदल गया है। आज ना पहले जैसे प्रोड्यूसर रह गए हैं ना वैसे राइटर्स। मैं बात कर रहा हूँ 80 के आखिरी दशक की, जब फिल्म एक्ट्रेस साधना जी के शौहर डायरेक्टर R.K. नैयर साहब, जिनका ज़्यादातर वक्त खाने पीने, खूब लिखने पढ़ने और मज़े से सोने में ही गुजरता था, जनाब के साथ भी उनकी 2 फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करने का मौका मिला है। नैयर साहब ने फिल्म कत्ल बनाई जिसमें संजीव कुमार, सारिका, रंजीता थे। फिल्म एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सब्जेक्ट पर बेस्ड एक सस्पेंस थ्रिलर थी जो फ्लॉप हो गई। नैयर साहब ने सोचा अभी हमारा समाज ऐसे वेस्टर्नाइज सब्जेक्ट के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कोई ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाई जाए जिसे भारतीय समाज खुशी से कबूल कर ले। देवानंद जी की कामयाब फिल्मों के एक राइटर नारायण साहब, जो नैयर साहब के दोस्त भी थे, उन राइटर साहब के लिए खार टेलीफोन एक्सचेंज के पास एक होटल में कमरा बुक कर दिया गया कि कोई ऐसी कहानी लिखें जिसे देखकर भारतीय नारियां अपने पल्लू से बस आंसू पोंछती रहें। नारायण साहब साउथ इंडियन थे, इसलिए हिंदी की टांगें खूब तोड़ते रहते थे, लेकिन अंग्रेज़ी की टांगों पर अच्छा चल लेते थे। उनके बारे में नैयर साहब की ज़ुबानी सुना है कि नारायण साहब हर इंग्लिश फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं, यहाँ तक कि उसका टिकट भी संभाल कर रखते हैं ताकि अगर कोई दूसरा राइटर उस सब्जेक्ट पर फिल्में लिखे तो वो उस कहानी पर अपना हक जता सकें। यहाँ तक कि टिकट नंबर से भी हक जताया जाए कि किसने पहले टिकट खरीदा, कौन ए रो में था और कौन बी रो में। उस ज़माने में जब VCR नहीं आया था, हर अंग्रेज़ी फिल्म की रिलीज़ पर फिल्म इंडस्ट्री के राइटर्स की ही भीड़ पहले दिन नज़र आती थी। नैयर साहब ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि मैं नारायण जी के साथ एक बाउंस बोर्ड की तरह काम करूं, ताकि वो जब आइडियाज़ फेंकें तो मैं उनकी गेंदों पर बैटिंग करता रहूं। जनाब, मैं रोज़ तयशुदा वक्त के मुताबिक होटल पहुंच जाऊं, राइटर साहब मुझे अपने और देवानंद के 2 एक किस्से सुनाएं, अपनी कामयाब फिल्मों की दास्तानें सुना सुना कर खूब पकाएं, नाश्ता करें, बियर शियर पिएं, सो जाएं, खाना खाएं, सो जाएं और मुझसे कहें सलीम तुम भी सो जाओ। 2-3 दिन गुजर जाने के बाद नैयर साहब ने मुझसे रिपोर्ट मांगी, क्या काम चल रहा है? मैंने कहा नारायण साहब से ही पूछ लीजिए। 3 दिन खा पी कर बियर शेयर उड़ाकर खूब सो लेने के बाद श्रीमान राइटर साहब नैयर साहब के बंगले पर तयशुदा वक्त पर ना पहुंचकर काफ़ी देर से आया और कहा, आई एम सॉरी नैयर, आई एम लेट। अंग्रेज़ी बोलने वालों में ये बड़ी अच्छी बात होती है कि बड़ी जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं। नाम के आगे पीछे साहब या जी लगाने का चक्कर नहीं। नारायण जी ने अपनी बात आगे कहना शुरू की, यू नो नैयर, द होल नाइट आई कुड नॉट स्लीप। यू नो, I didn't have more than 2 packs of drinks. This story was stuck into my mind. What a story, Nayyar. What a story. Amazing. Amazing. Nayyar, कमाल हो गया जो काम हुआ है. My God, it is amazing. You will be shocked. फिल्म का टाइटल मिल गया। क्या टाइटल है? टाइटल ही देखकर लेडीज पागल हो जाए। नैयर साहब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। काफ़ी लंबी भूमिका बांध लेने के बाद राइटर हजरत ने टाइटल बताया। नैयर, फिल्म का टाइटल है पति परमेश्वर। टाइटल सुनना था कि नैयर साहब राइटर से ज़्यादा उछलने लगे। फैंटास्टिक, ग्रेट टाइटल, ग्रेट टाइटल। नैयर साहब ने फ़ौरन साधना जी को फ़ोन लगाया जो ओटस क्लब कार्टर रोड में बैठे हस्बे मामूल ताश पत्ते खेल रही थी, और कहा, मैं सुंदर, यानी कि जो सुंदर जो उनका ख़ास नौकर कम कुक कम ड्राइवर था, उसको भेज रहा हूँ, 25,000 का चेक नारायण साहब के नाम बनाकर भेज दो।
साधना जी ने बहुत पूछना चाहा, लेकिन नैयर साहब ने कहा फ़ोन पर नहीं बताऊंगा, जब मिलोगी तब बताऊंगा। क्या काम किया है नारायण ने, कमाल है। ये पिक्चर तो सुपर डुपर हिट होनी ही है। जनाब, फिल्म की कहानी राइटर साहब ने खूब दारू शारू पीते, एयर बियर उड़ाते लिखी। नैयर साहब और साधना जी ने विस्की पीते सुनी। हर स्टोरी सिटिंग के बाद जश्न ऐसे मनाया जाता था, लगता था कहानी शोले, दीवार, जंजीर, यहाँ तक कि जय संतोषी माँ सबके रिकॉर्ड तोड़ देने वाली है। स्क्रिप्ट मुकम्मल होने से पहले फिल्म शुरू हो गई, जैसा कि उस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री का दस्तूर रहा है। कहीं ये ना हो कि फाइनेंसर भाग जाए। जितनी जल्दी हो फिल्म शुरू करके फाइनेंसर का पैसा लग जाना चाहिए। जनाब, फिल्म में डिम्पल कपाड़ी और सुधा चंद्रन के साथ राज बब्बर को हीरो लिया गया। राज बब्बर फिल्म के मुहूर्त पर आए, एक आध सीन उसी दिन शूट हुआ। राइटर साहब ने राज बब्बर से कहा, लोग फिल्म इंसाफ के तराजू के विलन राज बब्बर को भूल जाएंगे पति परमेश्वर को देखकर। राइटर साहब ने राज बब्बर को कहानी ऐसी सुनाई कि राज बब्बर उस फिल्म से ऐसे भागे कि फिर कभी लौटकर नहीं आए। फिल्म पति परमेश्वर की कहानी कई हीरो को सुनाई गई, लेकिन कोई भी हीरो ये फिल्म करने को तैयार नहीं था। आखिरकार उस ज़माने में एक स्ट्रगलर हीरो शेखर सुमन को लेकर फिल्म तूफान मेल की तेज़ी से बनाई गई। ख्याल ये था कि फिल्म बनाकर जल्दी रिलीज़ करो, कहीं ज़माना बदल न जाए। पति परमेश्वर बन जाने के बाद नैयर साहब फिल्म को सेंसर कराने के लिए बड़े फ़ख्र के साथ सेंसर बोर्ड पहुँचे। और उस ज़माने में सेंसर बोर्ड में फिल्म रिव्यू करने के लिए बैठी स्लीवलेस ब्लाउज़ पहनने वाली, साड़ी को नाफ के नीचे बांधने वाली औरतों से बड़े फ़ख्र और एतमाद के साथ कहा, You ladies didn't like nudity in my previous film Qatl, and you gave me so many cuts with A certificate. Now I have made a pure Indian film, Pati Parmeshwar. I'm sure you can't give me a single cut. This film is so clean. After watching this film, all of you will be proud of to be an Indian woman. जनाब, 2-4 दिनों बाद सेंसर बोर्ड से लेटर आता है कि फिल्म पति परमेश्वर को सेंसर सर्टिफिकेट देने से न सिर्फ रिजेक्ट किया जाता है, बल्कि फिल्म को बैन किया जाता है। सब हैरान थे कि ऐसी साफ़ सुथरी फिल्म को क्यों बैन कर दिया गया। आखिर सेंसर बोर्ड में बैठी औरतों को नैयर साहब और साधना जी से क्या दुश्मनी है। नैयर साहब ने सेंसर बोर्ड में बैठी औरतों से बात की। सारी औरतों ने मिलकर नैयर साहब की जो फटकार लगाई वो बताई नहीं जा सकती। बस इतना समझ लीजिए, किसी लेडी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरा बस चलता तो मैं आप जैसी मानसिकता रखने वाले इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर दोनों को जेल या पागल खाने भेज देती। फिल्म पति परमेश्वर को सेंसर सर्टिफिकेट दिलाने के लिए अदालतों में कई सालों तक मुकदमे चले। आखिरकार किसी तरह से अदालत के ऑर्डर पर फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिला। बड़ी उम्मीदों के साथ फिल्म रिलीज़ की गई, लेकिन जनाब, फिल्म जिस लेडीज़ ऑडियंस को टारगेट करके बनाई गई थी, उसी ऑडियंस ने बुरी तरह रिजेक्ट कर दी। जनाब, अगर आप कहेंगे ऐसा भी होता है, तो जवाब है फिल्में बनाने वालों के साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तीर चलाते किधर हैं, जाकर लगता किधर है। तीर किसी किसी का ही सही निशाने पर लगता है। फिल्में बनाने के शायदाई दीवाने इससे निराश या नाउम्मीद नहीं होते। पति परमेश्वर का गम मनाकर दारू पीने से अच्छा है कि अगली फिल्म की प्लानिंग करते हुए दारू पी जाए। नैयर साहब और नारायण साहब अगले दिन ही से दूसरी फिल्म की कहानी लिखने के लिए बैठ गए। थोड़ी दारू चढ़ी नहीं कि राइटर साहब के फिर पर निकल आए और वो हवाओं में उड़ने लगे। मैंने फुला सुपर हिट फिल्म लिखी, ढमक बम्पर हिट फिल्म लिखी। साधना जी, जो राइटर साहब को काफ़ी देर से ड्रामा करते देख रही थी, उन्होंने अपने फेवरेट नौकर कम कुक कम ड्राइवर सुंदर को हुक्म दिया, सुंदर, इसे उठाकर ले जाओ, गाड़ी में डालो और इसके घर पर डाल के आओ, और आइंदा इसके लिए कभी इस ऑफिस का दरवाज़ा ना खोलना, समझे? शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों, मिलने जुलने वालों को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर लिखें। आप हमारे ब्लॉग salimwrites.com पर विज़िट करके हमारी दूसरी कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं,
या सुन सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।